होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, एकदम छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स का आता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है ये बात। ये तो छोड़ना नहीं है हमें, ये चैप्टर बहुत छोटा सा और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ हम पहले चैप्टर का करते हैं कि एलएलपी में क्या हमको पढ़ना है, व्हाट इज एलएलपी, होता क्या है एलएलपी। जैसे कि हम लोग नेम से समझ रहे हैं कि एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड है और पार्टनरशिप भी बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो आप लोग को कुछ ध्यान आएगा कि पार्टनरशिप में तो हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में हम अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं, और यहाँ वो बोल रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी है और पार्टनरशिप भी है। तो बेसिकली जो हमारी एलएलपी है ना, वो कंपनी और पार्टनरशिप के कुछ हाइब्रिड फीचर्स, मतलब हाइब्रिड है ये बेसिकली कंपनी और पार्टनरशिप का। कुछ फीचर्स कंपनी के हैं, कुछ फीचर्स इसमें पार्टनरशिप के हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में जैसे हम पार्टनर्स की बात करते हैं, तो सिमिलरली एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फीचर्स कंपनी से लिए हुए हैं। जैसे कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, तो कुछ ये वाले फीचर्स कंपनी के हमने एलएलपी में कंसिडर करें। ये जो एलएलपी एक्ट है ना, ये क्यों आया था? ये इसीलिए आया था क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है अगर आप एलएलपी क्रिएट करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे तो वहां पे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला प्रॉब्लम आ जाता है। कंपनी में अगर आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो कंपनी में क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, है ना। फिर ये देखना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी फॉर्म करो, पब्लिक करो, 1 पर्सन कंपनी करो, स्मॉल कंपनी करो, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, और फिर और लीगल कंप्लायंसेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एलएलपी का कंसेप्ट दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि जिसमें आप कंपनी के भी फीचर्स ले लीजिए और कुछ पार्टनरशिप के भी फीचर्स ले लीजिए। और बहुत फ्लेक्सिबल है ये ना, बहुत ज्यादा इसमें कंप्लायंसेस हैं, छोटी छोटी कंप्लायंसेस होती हैं जो हर कोई कर पाता है। तो बहुत इजी हो गया है इससे बिजनेस करना एलएलपी वाले कंसेप्ट से। अब एलएलपी एक्ट 2008, इसमें देखिए क्या है, इसमें 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल्स में क्या क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है कि राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की। ठीक है, एलएलपी एक्ट में जो पार्टनर्स होंगे, जो हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन है कि अगर आपको अपनी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो प्लीज रेफर सेकंड शेड्यूल। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है कि अगर आपको अपनी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो प्लीज रेफर थर्ड शेड्यूल। एंड फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर आपको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो प्लीज रेफर फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, ये इसमें शेड्यूल्स लिखे हुए हैं आपके। अच्छा, अब बात आती है एलएलपी के कुछ बेसिक टर्म्स की, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो हमको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एलएलपी। फर्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी जो इंडियन एलएलपी है, प्लस एलएलपी आउटसाइड इंडिया, प्लस फॉरेन कंपनी, यानी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी आउटसाइड इंडिया, ये हमारा बॉडी कॉर्पोरेट की मीनिंग में आता है। एलएलपी इंडिया की या इंडिया के बाहर, प्लस कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के बाहर, उसको बोलते हैं हम बॉडी कॉर्पोरेट। इस बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड में कॉर्पोरेशन सोल, यानी जो सोल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो एक इंडिविजुअल बंदा होल्ड कर रहा है, वो नहीं आता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आती, और आपकी कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, वो नहीं आता। ठीक है, वो हमारी ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में हम उसे इंक्लूड नहीं करते। तो सिंपल सा मीनिंग बॉडी कॉर्पोरेट का क्या है? एलएलपी इंडिया प्लस एलएलपी आउटसाइड इंडिया प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक, बिजनेस का मतलब सबको बताइए क्या होता है? किसी भी तरीके का प्रोफेशन आप करिए, सर्विस दीजिए, बट इट शुड बी लीगल, कोई भी लीगल बिजनेस आपको करना है। अच्छा, अब इसमें जो एक नया वर्ड आया है वो आया है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं सिर्फ पार्टनर्स के बारे में, ठीक है ना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते थे ना। एलएलपी में क्या होता है?
एलएलपी में पार्टनर्स भी होते हैं और डीपी भी होते हैं, ठीक है। डीपी बोल रही हूँ मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, पार्टनर्स एंड डीपी। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कंप्लायंसेस का ध्यान रखते हैं एलएलपी में। पार्टनर्स क्या काम करेंगे? पार्टनर्स डे टू डे वर्क करेंगे, जो भी डे टू डे वर्क है वो पार्टनर्स करेंगे, लेकिन क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं एलएलपी को वो डीपी देखता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप सबको पता है 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होगा और 31 मार्च को जो एंड हो जाता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30th सितंबर, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब आएगा? नेक्स्ट 31 मार्च को आएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई 1 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 को मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई। तो अब मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? बताइए, फाइनेंशियल ईयर मेरा एंड कब होगा? बताती हूँ मैं आपको, 31 मार्च 2023 में, नेक्स्ट वाले फॉलोइंग ईयर में हम करते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल भी लिखा है कि अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अक्टूबर 2017, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2018 में नहीं होगा, उसके नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। ये कब लगेगा कंसेप्ट? अगर आपकी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तब ये वाला कंसेप्ट लगेगा कि अगर आपकी एलएलपी आफ्टर 30 सितंबर इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में एंड होगा। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन एलएलपी, मतलब वो एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर लेकिन बिजनेस अपना इंडिया में करती हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं लेकिन बिजनेस अपना इंडिया में करती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब तो आपको पता ही है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप जो इस एक्ट के अंदर फॉर्म होगी, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ना एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी बनता है। ये एक रिटन अग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में और एलएलपी के बीच में क्रिएट किया जाता है। इसको क्या जरूरत है क्रिएट करने की? इससे टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सब हम डिफाइन करते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की। एंड पार्टनर्स का मतलब वही है कि जो पर्सन जिन लोगों से हमारी पार्टनरशिप एलएलपी फॉर्म हुई है, नॉट पार्टनरशिप, एलएलपी फॉर्म हुई है, ठीक है। क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एलएलपी पर अप्लाई होंगे? नो, एलएलपी पर नहीं अप्लाई होंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल अलग है, एलएलपी बिल्कुल डिफरेंट एक्ट है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कोई भी प्रोविजंस एलएलपी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। हमने कुछ फीचर्स उससे लिए हैं बट हम उनके प्रोविजंस को एलएलपी पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स की बात वैसे तो हमने पार्टनरशिप में भी करी है कि पार्टनर कौन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एलएलपी में बात करते हैं कि पार्टनर कौन हो सकता है। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कोई एलएलपी भी एलएलपी का पार्टनर बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यही था ना, एलएलपी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो या इंडिया के अंदर, प्लस कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो यानी एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप ह्यूमन बीइंग ही हो, अदर देन ह्यूमन बीइंग भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअल माइनर है तो क्या वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? नहीं, यानी कि वो मेजर होना चाहिए। उसके बाद वो साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं हो वो, और या फिर उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का कोई केस ना चल रहा हो। तो ये बंदा हमारा क्या होगा? ऐसा पर्सन हमारा एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। मतलब दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रक्स इस बात का ये है कि पार्टनर्स एलएलपी के कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी। अगर ह्यूमन बीइंग है तो उस पे वो देखिए कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ठीक है। अनसाउंड माइंड का तो नहीं है, माइनर तो नहीं है,
इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ये सब बातें देखेंगे। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर बात करें तो एलएलपी में भी मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे। अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए आपकी एलएलपी में ये आपकी एलएलपी बिजनेस कर रही है लेकिन मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, हुआ क्या, आपके पार्टनर एक कम हो गया, ठीक है, एक ही पार्टनर बचा और एलएलपी बिजनेस करे जा रही है, 6 मंथ्स निकल चुके हैं, मतलब मोर देन 6 मंथ्स तक वो बिजनेस एक ही पार्टनर के साथ करे जा रही है, तो अब उस केस में क्या होगा, वो जो पार्टनर होगा वो पर्सनली लायबल होगा, वो जितने भी उसने उस टाइम पर एक्ट किए होंगे, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स जो भी उसने एक्ट करे होंगे उसके लिए ही विल बी पर्सनली लायबल। क्यों, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 पार्टनर्स की थी, तो आप एक पार्टनर के साथ कैसे अपना बिजनेस चला रहे थे, आपको तो पता है ना कि एक ही पार्टनर बचा था, तो फिर आपको कुछ स्टेप लेना चाहिए था, और अगर आपने जानबूझकर आपने डेलिबरेटली ऐसा किया है तो फिर 6 मंथ्स जैसे ही एक्सपायर होंगे उसके बाद जितने भी एक्ट्स होंगे उसके लिए ये जो पार्टनर बचा है ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर एवरी एक्ट, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2 and LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact shall be personally liable. 6 months के बाद he will be personally liable. क्यों, क्योंकि आप below 2 partners काम कर रहे थे, ठीक है। और एक कंसेप्ट है हमारा डीपी का, डीपी क्या है, हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये नया कंसेप्ट है यहाँ पर एलएलपी में। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए एलएलपी में, एटलीस्ट 2, ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स ही होंगे, 2 इंडिविजुअल्स हमारे एलएलपी में पार्टनर्स होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए जिसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, 182 डेज प्रीवियस प्रीसीडिंग 1 ईयर में वो इंडिया में रह रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट था, ठीक है। दोबारा सुनिए इसको कि एटलीस्ट 2 डीपी होने चाहिए, इसमें से एक डीपी इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब प्रीसीडिंग 1 ईयर में 182 डेज वो इंडिया में रहा हो। सेकेंड पॉइंट इसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए एलएलपी में सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अगर एलएलपी में सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी shall be acted as a designated partner। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी एलएलपी में मान लीजिए सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं, एक भी इंडिविजुअल नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स होने जरूरी हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, मतलब खाली बॉडी कॉर्पोरेट्स आपके पार्टनर नहीं हो सकते, उसके साथ एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है, 2 ह्यूमन बींग्स का होना जरूरी है। इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे ये वाला और क्लैरिटी होगी। A LLP by the name SMY LLP has 3 partners। एक LLP थी SMY, S लिमिटेड, ठीक है, SMY LLP नेम से थी, उसके 3 पार्टनर्स थे, देखिए कौन कौन थे, एक था SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड और YI प्राइवेट लिमिटेड, ये तो तीनों बॉडी कॉर्पोरेट हैं, कोई इंडिविजुअल तो है ही नहीं, तो क्या ये LLP में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, क्या SMY LLP का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, इसमें तो कोई बॉडी, सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स है ना इसमें, तो नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्यों, बिकॉज द रिक्वायरमेंट फॉर एलएलपीज टू हैव 2 इंडिविजुअल मेंबर्स एज द पार्टनर्स, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट्स आप जितने भी मर्जी रखिए लेकिन आपके पास एटलीस्ट 2 ह्यूमन बीइंग्स तो होने ही चाहिए, ठीक, तब जाके आपकी एलएलपी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर वो जो 2 इंडिविजुअल्स होंगे आप उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे। तो हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जिसमें से एक रेसिडेंट होगा इंडिया का। अगर सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स के साथ एटलीस्ट 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है एज डीपी। सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट्स के साथ आप एलएलपी नहीं फॉर्म कर सकते, क्लियर। और ये आपका रेसिडेंट इन इंडिया का मीनिंग है, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन
182 डेज, यानी एटलीस्ट 182 डेज प्रीसीडिंग 1 ईयर में आप इंडिया में रहने चाहिए, तब आप पे रेसिडेंट इन इंडिया का स्टेटस एप्लीकेबल होगा। ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे कि व्हाट आर पार्टनर्स इन एलएलपी, डीपी क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। इसमें ये वाला आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, डीपी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में अगर वो मिनिमम से कम हो जाते हैं तो इस कंसेप्ट का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।